आज आपण काझीरंगा हे स्थूलवाचन पाहत आहोत। स्थूलवाचन मतलब क्या है? रैपिड रीडिंग। पहले कैसे था, आपको पोएम लेसन साथ में रहता था और कुछ स्थूलवाचन नहीं था। अभी 9th स्टैंडर्ड आ गए ना, तो अभी स्थूलवाचन एक अलग से क्वेश्चन आएगा स्थूलवाचन का, तो आपको करना ही है। ठीक है, ये भी लेसन जैसा या स्टोरी जैसा ही रहेगा, मगर यहाँ पे एक्टिविटी नहीं है, आपको ब्रीफ आंसर लिखने हैं। तो आपको बाय हार्ट ही करना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा, उसको बाय हार्ट करना पड़ेगा। अभी काजीरंगा एक अरण्य है, जंगल है, ठीक है, और उसके लेखक है वसंता अवसरे। तो उसके बारे में अभयारण्य बोला। अभय मतलब बहुत बड़ा, अरण्य मतलब जंगल। तो जंगल सफ़र के लिए जाते हैं ना, घूमने के लिए, उसके बारे में लेखक का खुद का अनुभव, खुद का एक्सपिरियंस यहाँ पे लिखा हुआ है। सुमारे 265 चौरस किलोमीटर विस्तार असलेली काझीरंगा पशुस्थळी अथवा अभयारण्य साऱ्या भारताचे एक भूषण आहे। एक आफ्रिका सोडल्यास इतके विविध आणि असंख्य पशुपक्षी आसामशिवाय जगाच्या पाठीवर इतरत्र कुठेच आढळत नाही। इतकेच नव्हे तर आसाममध्ये वावरणारे काही प्राणी जगाच्या पाठीवर दुसरीकडे कुठेही आढळत नाहीत। हुलॉक नावाचा एक पुच्छविहीन वानर फक्त आसामातच आढळतो। भारताच्या इतर कुठल्याही प्रांतात त्याची वस्ती नाही। त्याचे हुलॉक हे नाव सुद्धा त्याच्या आवाजावरून पडले आहे। तभी सुमारे 265 चौरस किलोमीटर मतलब अप्रॉक्सिमेटली, सुमारे मतलब अप्रॉक्सिमेटली 265 स्क्वायर किलोमीटर, 265 चौरस किलोमीटर, समझ में आया? 265 स्क्वायर किलोमीटर इतनी जगह है किसकी? काजीरंगा की अभयारण्य की। तो भारत में इतना बड़ा अभयारण्य है, तो एक अच्छा है कि नहीं, अच्छा नाम है कि नहीं? क्योंकि इतना भी एक अफ्रीका में अभयारण्य में बहुत प्राणी, बहुत पशु पक्षी दिखाई देते हैं। वैसे ही आसाम हमारे देश में किधर है? आसाम में, और किधर नहीं दिखाई देंगे। हाँ, और आसाम में जो प्राणी हमारे पास है वो बाकी कहीं पे आपको दिखाई नहीं देते। अभी उसके लिए एक एग्जाम्पल उन्होंने बोला, हुलॉक। हुलॉक एक बंदर, वानर मतलब बंदर, मंकी, हाँ, उसका नाम है। अभी ये हुलॉक जो है वो सिर्फ आसाम में हम लोग को देखने को मिलता है। अभी आप बोलोगे मंकी तो सब जगह में दिखाई देते हैं, उसमें क्या स्पेशल है? तो हुलॉक करके जो मंकी है, जो आसाम में हमें दिखाई देता है, उसको पूंछ नहीं है, टेल नहीं है। हाँ, क्योंकि बाकी भारत में और कहीं पे भी वो नहीं दिखाई देता। और शायद से उसका ये जो नाम पड़ा है ना, हुलॉक, ये नाम भी उसका जो आवाज़ है उस आवाज़ से एक पड़ा है। अभी आसाम के बारे में और एक आसामचं वैशिष्ट्य दाखवणारा दुसरा प्राणी म्हणजे एकशिंगी गेंडा। राज्य सरकारचे प्रतीक म्हणून आसामात ठिकठिकाणी त्याचे पुतळे उभारलेले आहेत, आढळतात। कुणी म्हणेल हा अगदी निर्बुद्ध प्राणी एखाद्या राज्याचे प्रतीक म्हणून का पसंत केला जावा, पण प्रथम दर्शनी वाटतो तितका हा प्राणी टाकाऊ नाही। कोणातरी इंग्रज कवीने गेंड्यावर एक लहानशी कविता करून तो माणसांपेक्षा कसा श्रेष्ठ आहे हे दाखवले आहे। अभी गेंडा मतलब भी एक प्राणी है, जब भी आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, हाँ, उसको ही गेंडा बोलते हैं। अभी इसका एग्जैक्ट इंग्लिश में नाम मुझे नहीं पता है। तो भी तो आसाम में और एक दूसरा, पहले एक प्राणी उन्होंने क्या बोला, हुलॉक का जो बंदर है उसको पूंछ नहीं है। अभी दूसरा एक वैशिष्ट्य क्या है आसाम का, क्योंकि अभी ये जो काजीरंगा है वो आसाम में है, इसके लिए आसाम के बारे में बोल रहे, अभयारण्य के बारे में बोल रहे हैं ना। तो वहाँ पे दूसरा और एक प्राणी है, वो बोलते हैं एक शिंगी गेंडा। उसके नाक के ऊपर एक शिंग है, देखो, है ना, शिंग मतलब हॉर्न, तो एक ही शिंग है, इसके लिए उसको एक शिंगी गेंडा बोलते हैं। अभी वो आसाम का जो राज्य है, राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, हाँ, तो उनका सिंबल ये गेंडा ही है। हाँ, तो सब आसाम में जगह जगह पे इसके स्टैचूज बना के रखे हैं। हाँ, तो अभी बोलेगा इसके बारे में इतना क्या है, उसको कुछ अक्ल भी नहीं, निर्बुद्ध, बुद्धि नहीं है, ऐसा प्राणी तो है, और वो राज्य का प्रतीक है, ऐसे कैसे, है ना? मगर आपको जैसे दिखाई देता है उतना वो प्राणी जो है खराब नहीं है, वेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य था ना, तो उन्होंने बोला है कि इंग्रज कवि ने भी ये जो गेंडा है, गेंडा बोलते हैं उसको, एक शिंगी गेंडा, उसके ऊपर एक छोटी सी कविता की, और उस कविता में उसने बताया है कि मानव से भी ज़्यादा श्रेष्ठ ये गेंडा है।
एखाद्याचा पुतळा पाहणे आणि त्याला प्रत्यक्ष पाहणे यात फार फरक असतो. मी तर गेंडा व त्याच्याबरोबर आसामातले इतर पशुपक्षीही प्रत्यक्ष व जवळून पाहण्याची संधी मिळावी म्हणून काझीरंगाला आलो होतो. अशा ठिकाणी वन्य पशु बहुधा सकाळी लवकर अथवा सूर्यास्ताच्या वेळी पाहायला मिळतात. अभी सिर्फ हम लोग एक स्टैचू में देखना या पिक्चर में देखना और हम लोगों ने एक्चुअल देखना, उसमें फ़र्क है कि नहीं, है ना. तो लेखक जो बोल रहे, लेखक कौन है, वसंता अवसरे, उन्होंने कहा है कि उन्होंने तो गेंडा और उसके साथ साथ आसाम में बाकी जो पशु पक्षी वो देखने के लिए, नज़दीक से देखने के लिए उनको मतलब वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो देखने को मिलना चाहिए, इसके लिए स्पेशली आसाम गए थे काजीरंगा में. और यहाँ पे क्या होता है कि जो वन्य पशु, वन्य मतलब जंगल है ना, तो जंगल में रहने वाले प्राणी या तो आपको सुबह दिखाई देंगे या तो सूर्यास्त के टाइम, शाम के टाइम. आदल्या दिवशी खूप पाऊस पडला होता, तेव्हा सकाळी जर पावसाची बुरबुर चालू राहिली तर जंगलात जाणे कठीण हे मी जाणून होतो. पण माझे नशीब जोरदार होते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आकाश पूर्णपणे निरभ्र होते. पूर्वेचा वारा पण इतका शांत होता की जंगलात फिरणाऱ्या जनावरांना आमचा वासही येणे कठीण होते. काझीरंगाची भूमी ही कर्दम भूमी आहे. इथल्या कमरे इतक्या चिखलातून फिरणे माणसाला अशक्यच. शिवाय इथे सर्वत्र इतके उंच गवत वाढलेले असते की त्यात हत्तीवर बसलेला माणूसही लपून जातो. अभी जब ये लेखक वहाँ पे पहुँच गए तो पहले ही दिन ना बहुत बारिश गिरा था, पाउस पड़ला होता. अभी सुबह भी बारिश अगर चालू है तो जंगल में घूमना मुश्किल हो जाएगा. मगर लेखक का नसीब अच्छा था. सुबह में पूरा आकाश खाली था, मतलब बारिश नहीं था, और वारा भी, जो हवा जो बह रही है वो भी एकदम शांत है. तो अभी इसमें क्या होता था कि अगर ऐसे कहा जाता है कि प्राणियों को ना आदमियों का स्मेल वो पहचान जाते कि कोई आया है. मगर अभी वारा भी इतना घूमने वाला नहीं था, एकदम शांत था, तो आदमियों का स्मेल उनको नहीं आएगा, प्राणियों को, है ना. अभी कहा जाता है कि काजीरंगा एक कर्दम भूमि है. कर्दम मतलब कीचड़, चिखल. तो ऐसे कहा जाता है कि वो कर्दम भूमि, बहुत कीचड़ है वहाँ पे. हाँ, और इथल्या कमरे इतके चिखलातून फिरणे माणसाला अशक्य. अभी इतना कमर के उतना, हम लोग के वेस्ट के उतना चिकड़ ही होगा, कीचड़ ही होगा, मड, उसमें से हम लोग को चलना तो मुश्किल हो जाएगा, है ना. और उसके ऊपर इतना बड़ा ग्रास रहता है कि अगर आप हाथी पे भी बैठोगे ना, हाथी का हाइट कितना है, उसके ऊपर आप बैठोगे तो भी वो गवत इतना हाइट इतना ज़्यादा है, ग्रास का हाइट इतना ज़्यादा है की आदमी दिखाई नहीं देगा. प्रवाशांना या जंगलात फिरवून आणण्यासाठी आसाम सरकारने 15-20 हत्ती खास शिकवून तयार ठेवलेले आहेत. हे हल्ली वन्य पशूंना घाबरत नाहीत व दाट गवतातूनही ते मार्ग काढू शकतात. साधारणतः असा समज आहे की गेंडा हत्तीच्या अंगावर चालून जातो, पण शेजाऱ्याला निष्कारण त्रास देणे वन्य पशूंच्या रक्तातच नसते. गेंडा देखील या नियमाला अपवाद नाही. क्वचित केव्हा तरी एकटा असलेला गेंडा समोर येणाऱ्या पशुवर धडक मारायला निघतो. पण एकलकोंडेपणाचे पर्यवसन 63पणात झाले. ठीक है, इधर तक ही देख रहे हैं हम लोग आज. अभी लेखक तो पहुंच गए काजीरंगा में, है ना. तो उनको अभी घूमना है, मगर वहाँ पे पूरा कीचड़ है. तो वहाँ जंगल घूमने के लिए वहाँ की सरकार ने क्या किया है, करीबन 15-20 हाथियों को ट्रेन किया है. अभी एक जो हाथी है वो क्या करते हैं, बाकी जंगल में जो प्राणी है उनको वो डरते नहीं हैं, और कितना भी ज़्यादा ग्रास होने दो उसके वहाँ से भी वो रास्ता निकाल सकते हैं. अभी ऐसे कहा जाता है कि जो गेंडा है, गेंडा ज़्यादा है कि नहीं इसमें, उसका प्रतीक है राज्य का. तो ऐसा कहा जाता है कि जो गेंडा है वो हत्ती को मार सकते हैं या चाल कर सकते हैं, उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं. मगर बिना वजह किसी को, मतलब इवन नेबर को भी तकलीफ देना, ये जो जंगली जानवर है उनके ब्लड में भी नहीं होता है, रक्त में ही नहीं है. तो गेंडा कैसे करेगा, गेंडा भी वन्य पशु है कि नहीं. हाँ, कभी कभी अगर वो अकेला है तो सामने से कोई प्राणी आ रहा है तो उसके ऊपर वो धड़क दे देते हैं, उसको अटैक कर सकते हैं. मगर ये शायद से वो अकेला है इसलिए उसका थोड़ा दिमाग घूम गया, वो जरा तिरसठ हो गया, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं.